Is it clear? Any other doubt, guys? So No, let us ma'am. okay. Let us continue with the section 6. तो अब यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हमने कल डिस्कस किया था। तो ये जो सेक्शन 5 और 6 है, these are regarding the immovable property. Is it clear? These are regarding the immovable property. तो हमने इसमें कल डिफरेंस भी डिस्कस किया था और कंपैरिजन भी डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड हमने कब से यही बात कर रहे हैं कल से कि इट इज रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर टीपीए। अब यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन क्लॉज किया था, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मिलेगी और वहां पे जो डेफिनेशन दी गई है वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या है, कुछ को इंक्लूड किया है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और कुछ को एक्सक्लूड किया है। नाउ इवन दिस टर्म जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी डिफाइन है। इट इज आल्सो डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को एंड इवन इट इज आल्सो गिवन अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखो अब टीपीए में डिफाइन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी डिफाइन है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेनली राइज होती है ट्रीज और टिम्बर की, ट्रीज और टिम्बर की। तो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए ट्रीज है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किए गए हैं। इज इट क्लियर? प्लीज ये ध्यान से सुनना। फॉर द पर्पस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो ट्रीज और टिम्बर्स की बात आती है, तो ट्रीज जो रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ट्रीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है, बट टिम्बर को एक्सक्लूड किया गया है। इज इट क्लियर? टिम्बर को एक्सक्लूड किया गया और ट्रीज को इंक्लूड किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में। अब ये नेक्स्ट आता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रास। अब जो ये कॉन्सेप्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है और यहाँ पे दो तरह के ट्रेंड्स है जो इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है रिगार्डिंग दी ग्रास। तो अगर यहाँ पे अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है आपकी, वहां पे अगर थिंग्स जो अटैच्ड है, थिंग्स विच आर अटैच्ड collected or over land and ground, they are dispossessed. See, things which are attached to the earth, या फिर आप कह सकते हो जो कलेक्टेड है ओवर द लैंड एंड ग्राउंड, अगर उससे आपको डिस्पोजेस किया गया है तो वहां पे आपको सेक्शन 6 के अंडर रिलीफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन रीसेंट केसेस आए हैं वहां पे इन्होंने क्या किया गया है, जो स्पीडी रेमेडी है अंडर सेक्शन 6, जो स्पीडी रेमेडी है अंडर सेक्शन 6 वो अवेलेबल है इन केस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ ग्रास, इन केस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ ग्रास, रिमूवल ऑफ वाटर और फिश फ्रॉम फूड पॉन्ड। इज इट क्लियर? कि जो आपके रिसेंट केसेस कुछ आए हैं जिसमें उन्होंने क्या स्पीडी रेमेडी दी है सेक्शन 6 के अंडर, एंड दैट हैज बीन अवेलेबल इन केस ऑफ ग्रेजिंग ग्रास। इन केस ऑफ ग्रेजिंग ग्रास वाटर को आप रिमूव कर रहे हो किसी पॉन्ड से, फिश को रिमूव कर रहे हो पॉन्ड से। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है कि अगर आप डिस्पोजेस हो रहे हो और आपकी जस्टिफिकेशन है, रीजन आपके पास है बिहाइंड सेक्शन 6, तो पर्सन शुड नॉट टेक लॉ इन हिज हैंड। तो सेक्शन 6 वहां पे अप्लाई होगा। वहां पे आप वायलेंस को प्रिवेंट करोगे, ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करोगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 6 के अंडर आपको जस्टिस डिमांड दैट रेमेडी अंडर सेक्शन 6 शुड बी अलाउड, रेमेडी अंडर सेक्शन 6 शुड बी अलाउड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका, अगर आप ग्रेजिंग ऑफ ग्रास की बात हो रही है, वाटर को रिमूव कर रहे हो, फिश को रिमूव कर रहे हो, वहां से आपको डिस्पोजेस्ट किया गया है। अगर हम ब्रॉडली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को इंटरप्रेट करें, डिस्पोजेस्ट किया और आपके पास जस्टिफिकेशन है सेक्शन 6 की, तो आप लॉ को अपने हाथों में नहीं लोगे, सेक्शन 6 के अंडर सूट फाइल करोगे। Now, what do you mean by possession and dispossession of immovable property? What do you mean by possession and dispossession of immovable property? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो possession है, possession lawful होनी चाहिए
एंड दैट पोजेशन मस्ट बी डिस्टर्ब। पहली बात क्या है कि पोजेशन आपके पास लॉफुल होनी चाहिए और वो पोजेशन को डिस्टर्ब किया गया है, डिस्पोजेस किया गया है टू द गेट द पर्सन रेमेडी अंडर सेक्शन 6, टू गेट द रेमेडी अंडर सेक्शन 6। इज इट क्लियर? जो पोजेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, डिस्टर्ब्ड होनी चाहिए, डिस्टर्ब्ड होनी चाहिए, डिस्पोजेस होनी चाहिए अगर आपको रेमेडी लेनी है सेक्शन 6 के अंडर। नाउ प्रॉब्लम राइज हो रही है टू डिफरेंट सिचुएशंस में कि जब ट्रेसपासर है, जो ट्रेसपासर है वो किसी पर्सन को डिस्पोजेस कर रहा है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में था। नाउ अगेन सी, जब ट्रेसपासर, when the trespasser dispossesses a person of immovable property who in turn again is dispossessed by second trespasser। suppose अब मेरे आपको एक ट्रेसपासर ने डिस्पोजेस कर दिया है, ठीक है, अब आपके पास वो आ गया, अब आपको किसी और ने ट्रेसपासर ने आके डिस्पोजेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्शन है यहाँ पे वो तभी लॉफुल पोजेशन होगा, तभी प्रोटेक्ट होगा सिंस द पोजेशन ऑफ ट्रांसग्रेसर इज अनलॉफुल। तो यहाँ पे उसको रेमेडी नहीं मिलेगी सेक्शन 6 में। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको सेक्शन 6 में क्या कहा गया है कि जो पोजेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, दैट मस्ट बी डिस्टर्ब्ड एंड डिस्पोजेशन। अगर आपने ही किसी को डिस्पोजेस किया है, अगर आपको अब आके कोई थर्ड पर्सन डिस्पोजेस कर रहा है तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी सेक्शन 6 के अंदर। इज इट क्लियर? पोजेशन और डिस्पोजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि किस तरह से पोजेशन में हो आप। अब यहाँ पे क्या एक केस लॉ है, केस, हाँ जी, यस, केसी Alexander versus Nayar Service Society 1968 Supreme Court. You can note down the citation. Casey Alexander versus Nayar Service Society 1968 Supreme Court. अब यहाँ पे क्या हुआ था आपका कि जो टेनेंट था he was thrown out after the expiry of lease। टेनेंट को बाहर निकाला गया था जब लीज टाइम का, लीज पीरियड एक्सपायर हो गया था फ्रॉम द प्रेमिसेस बाय द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस, कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पोजेशन की क्लैरिफाई किया था, पोजेशन की जो पोजीशन है उसको क्लैरिफाई किया था, एंड दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 6, दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 6। सो ये क्वालिफाइड नहीं है वर्ड लॉफुल। सो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है सेक्शन 6 के लिए, यहाँ पे कोई सेक्शन 6 के लिए कंडीशन नहीं है कि जो पोजेशन शुड बी लॉफुल। इज इट क्लियर? सो पोजेशन जो सेक्शन 6 के अंडर है दैट इज प्रोटेक्टेड। सेक्शन 6 के अंडर जो पोजेशन है वो प्रोटेक्टेड है, बोथ लॉफुल एज वेल एज ज्यूरिडिकल पोजेशन, लॉफुल है एज वेल एज ज्यूरिडिकल पोजेशन। सो सुप्रीम कोर्ट है वेंट ऑन एडेड, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐड कर दिया, द टेस्ट फॉर ज्यूरिडिकल पोजेशन, ज्यूरिडिकल पोजेशन का टेस्ट ऐड कर दिया वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पीसफुल पोजेशन के लिए। इट इज रिकॉग्नाइजिंग पीसफुल पोजेशन and that is obtained without violence for reasonable period of time and that may not be technically lawful। वो technically lawful है but still it is protected under section 6। इज इट क्लियर? तो ये जो केस लॉ है, पहला पॉइंट हम पोजेशन डिस्पोजेशन की बात कर रहे हैं कि पोजेशन और डिस्पोजेशन क्या है। तो ये केसी अलेक्जेंडर वर्सेस नयार सर्विस सोसाइटी 1968 सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है यहाँ पे, जहाँ पे टेनेंट को बाहर निकाल दिया जब लीज पीरियड एक्सपायर हो गया था, तो ओनर ने उसको निकाल दिया, दैट इज लैंडलॉर्ड ने। तो यहाँ पे क्या है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की थी पोजेशन की पोजीशन क्लैरिफाई की थी दैट ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 6। इज इट क्लियर? इट मींस, तो यहाँ पे क्या है, सिंस इट इज नॉट क्वालिफाइड द वर्ड लॉ, तो वहां पे ये कंडीशन नहीं है सेक्शन 6 के लिए दैट पोजेशन शुड बी लॉफुल। तो देखो मैंने पहले आपको बोला कि पोजेशन लॉफुल होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं केस में कि यहाँ पे सेक्शन 6 की कोई कंडीशन नहीं है कि पोजेशन आपके पास लॉफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो पोजेशन है that should be protected under section 6, lawful possession as well as juridical possession। वो unlawful नहीं कह रहे हैं, lawful possession और juridical possession दोनों ही यहाँ पे प्रोटेक्ट होंगी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने juridical possession का टेस्ट ऐड कर दिया, जो कि इट मींस कि आप पीसफुल पोजेशन से
पीसफुल मैनर से पोजेशन ले सकते हो, दैट इज ऑब्टेन्ड विदाउट वायलेंस फॉर द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, दैट मे नॉट बी टेक्निकली लॉफुल बट स्टिल इट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 6. Is it clear? Now next thing under section 6 is ki whether total dispossession of immovable property, whether total dispossession of immovable property should take place to get the remedy under section 6. क्या टोटल डिस्पोजेशन होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आपने सेक्शन 6 के अंडर रेमेडी लेनी है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सेक्शन 6 के अंडर रिलीफ लेना है तो देयर मस्ट बी टोटल डिस्पोजेशन. तो ये प्रॉब्लम आपके राइज हुई थी बॉर्डर और बाउंड्री डिस्प्यूट्स में. ये जो प्रॉब्लम राइज हुई थी ये हुई थी बॉर्डर और बाउंड्री डिस्प्यूट्स में. तो यहाँ पे जो ओरिजिनल व्यू था, जो कि जो ओरिजिनल व्यू था दैट वाज द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 6, जहाँ पे रेमेडी अंडर सेक्शन 6 तभी अवेलेबल है अगर टोटल डिस्पोजेस हो गया. टोटल डिस्पोजेशन टेक्स प्लेस एंड स्पीड रेमेडी अंडर सेक्शन 6 अवेलेबल नहीं है इन केस ऑफ पार्शियल डिस्पोजेशन. इज इट क्लियर? अगर पार्शियल डिस्पोजेस हो गए तब आपको सेक्शन 6 के अंडर रेमेडी नहीं मिलेगी, तो वहां पे सिर्फ टोटल डिस्पोजेशन हो रहे तभी मिलेगी. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब ये जो बॉर्डर और बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, अब वहां पे क्या है, वहां पे टोटल डिस्पोजेशन नहीं है, लेकिन जो रीसेंट ट्रेंड है, रीसेंट व्यू है हाई कोर्ट का, वहां पे उन्होंने क्या कहा है, recent trend of the high court is which has been started by the Odisha high court कि जो speedy remedy है section 6 में, that may be made available even in border and boundary disputes. Is it clear? Although there is not total dispossession, but Odisha High Court क्या कह रहे हैं, सेक्शन 6 की जो रेमेडी है वो बॉर्डर और बाउंड्री डिस्प्यूट्स को भी मिलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी रीजन है बिहाइंड सेक्शन 6 वो क्या है, particularly in the cases where defendant has illegally taken the possession for which there is a clear evidence. Is it clear? Speedy remedy होनी चाहिए border और boundary dispute में, क्योंकि वो जो कह रहे हैं सेक्शन 6 के पीछे जो पॉलिसी रीजन है पोजेशन लेना, that is particularly in cases जहाँ पे defendant ने illegally possession ले लिया है for which there is a clear evidence. So we have discussed 2 points. One is regarding possession and dispossession. सेकेंड की जो डिस्पोजेस किया वो टोटल होना चाहिए. थर्ड केस क्या आ रहा है कि हु कैन ब्रिंग एक्शन एंड सीक रेमेडी अंडर सेक्शन 6. ठीक है, कि सेक्शन 6 के अंडर कौन एक्शन लेके आएगा और किसको रेमेडी मिलेगी रिलेटिंग टू डिस्पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो जो सेक्शन 6 की लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है. सेक्शन 6 की लैंग्वेज वो क्लियर नहीं है क्योंकि प्लेन रीडिंग है इसमें. अगर हम रीड कर रहे हैं सेक्शन 6 को, वहां पे क्या है, पर्सन इन पोजेशन, पर्सन इन पोजेशन कैन ब्रिंग एक्शन, पर्सन इन पोजेशन कैन ब्रिंग एक्शन. इज इट क्लियर? तो प्लेन रीडिंग में क्या कह रहे हैं कि पर्सन इन पोजेशन कैन ब्रिंग एक्शन. सो देयरफॉर जो पर्सन एक्चुअली फिजिकल पोजेशन में है he can definitely bring the action, but problem कहाँ पे arise हो रही है, in cases of immovable property अगर joint possession है, means if there is a joint possession by more than one co-owner, तो वहाँ more than one owner, तो वहाँ पे क्या है, अगर एक person की भी possession डिस्पोजेस की गई है, डिस्टर्ब की गई है, तो वहां पे क्या केस होगा. तो अब ये अमेंडमेंट में आ गया जो हमने कल रिसेंटली पढ़ा था कि जो 2018 की अमेंडमेंट है वहां पे जो जॉइंट ओनर्स हैं, को-ओनर्स हैं, इवन दे कैन इंस्टीट्यूट अ सूट. तो हाई कोर्ट्स आर नाउ इंक्लाइंड टू अलाउ रेमेडी अंडर सेक्शन 6 to a party in constructive possession as a joint and co-owner of the property. Is it clear? Now next thing is रिगार्डिंग की जो प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स है लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में. प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट है लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में, वो क्या है, क्या, तो यहाँ पे जो रेमेडी सेक्शन 6 में आपको अवेलेबल है टेनेंट को, रेमेडी अंडर सेक्शन 6 जो टेनेंट को अवेलेबल है, किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, ओनर के अगेंस्ट अवेलेबल है, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट अवेलेबल है अगर टेनेंट की पोजेशन को डिस्टर्ब किया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीज, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेनेंसी, तब वहां पे टेनेंट के पास भी राइट अवेलेबल है सेक्शन 6 के अंडर. नेक्स्ट क्या है कि जब अगर सपोज एक्सपायरी पीरियड के बाद लीज का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है,
जो टेनेंट की पोजेशन देन ऑल्सो इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब, it cannot be disturbed except in accordance with due course of law when tenant continues to be in possession. इसे क्लियर? वो कह रहे हैं कि इवन टाइम पीरियड जब लीज का एक्सपायर हो गया तब भी आप टेनेंट की पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? इन अकॉर्डिंग टू द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग कि अगर जो पोजेशन है टेनेंट की वो डिस्टर्ब की है किसी थर्ड पार्टी ने, टेनेंट की पोजेशन को किसी थर्ड पार्टी ने डिस्टर्ब किया है, तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग टेनेंट है ही कैन सिर्फ टेनेंट ही एक्शन लेके आ सकता है, नॉट द लैंडलॉर्ड, because of the language that the plaintiff must have been in possession which has been disturbed by the defendant. तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो हमने कल अमेंडमेंट की है, तो अब ये पहले वाला लॉ है, अमेंडमेंट के बाद है उन्होंने कहा है कि एनी अदर पर्सन भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कल. इज इट क्लियर? तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन को गवर्न करते हैं. सम अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड थ्रू 2018 अमेंडमेंट एक्ट. Clear? Now what happens? What happens when tenant is conveyanced with trespasser, he or he is not bringing an action because he is not present? क्या हो रहा है? What happens जब tenant है, when tenant is conveyanced with the trespasser or he is not bringing an action because he is not present, तो उस केस में क्या होगा? अब जब एक्शन इनिशिएट किया गया है अंडर सेक्शन 6 बाय लैंडलॉर्ड कि ट्रेसपासर को एविक्ट किया जाए, टेनेंट ने नहीं किया है, लैंडलॉर्ड ने कर दिया है कि ट्रेसपासर को एविक्ट किया जाए, यहाँ से निकाला जाए, तो कैलकाटा और मेड्रास हाई कोर्ट, कैलकाटा और मेड्रास हाई कोर्ट उनका व्यू क्या था कि लैंडलॉर्ड कैन नेवर ब्रिंग एक्शन अंडर सेक्शन 6. कैलकाटा और मेड्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो टेनेंट लैंडलॉर्ड है वो सेक्शन 6 के अंडर एक्शन नहीं लेके आएगा, सिर्फ टेनेंट ही है वो एक्शन सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6, क्योंकि जो पेटिशनर है सेक्शन 6 में वो he has to be one who was in the possession, और यहाँ पे क्या है, लैंडलॉर्ड was not in the possession. लेकिन बॉम्बे, ये कौन से हाई कोर्ट का केस था? व्यू था कैलकाटा और मेड्रास हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट का डिफरेंट ओपिनियन है, उनका कहना क्या है? His opinion is that कि जो normally landlord है, he cannot bring action. His opinion is that normally word use कर रही हूँ, landlord है, he cannot bring an action and only tenant can bring an action under section 6. But कुछ reasons के कारण, reasons of justice and equity, लैंडलॉर्ड को परमिट किया जाना चाहिए, लैंडलॉर्ड को अलाउ किया जाना चाहिए कि he can file a suit against the trespasser अगर टेनेंट एक्शन नहीं लेके आ रहा है. कब उसको अलाउ करना चाहिए? लैंडलॉर्ड सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है अगेंस्ट ट्रेसपासर अगर टेनेंट ने मना कर दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एन एक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगेंस्ट द ट्रेसपासर. क्यों? बिकॉज वो ट्रेसपासर के साथ कन्वायंस में है या टेनेंट है, he is not unable to bring the action for any other reason. Is it clear? So या तो he is in conveyance or he is not able to bring the action for any other reason, then landlord should be permitted to file an action against the trespasser. This was the view of Bombay High Court. अब इसमें इस तरह के केसेस में जो है लैंडलॉर्ड है, he should be allowed to bring the action to oust the ट्रेसपासर को निकालने के लिए. अब सिर्फ रीजन उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या दिया था? जस्टिस एंड इक्विटी. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रोसीजर और जस्टिफिकेशन दोनों दे दिया है कि क्यों लैंडलॉर्ड को अलाउ करना चाहिए. बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो नोटिस है वो लैंडलॉर्ड टेनेंट को देगा, पहले सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले वो टेनेंट को एक नोटिस देगा और उसकी नॉलेज में लेके आएगा टेनेंट की कि जो ट्रेसपासर है वो डिस्पोजेस करे मूल प्रॉपर्टी इन टेनेंट्स पोजेशन, तो वो टेनेंट उसके अगेंस्ट केस फाइल करे, सूट इंस्टीट्यूट करे अगेंस्ट द ट्रेसपासर, और विद इन द वहां पे रीजनेबल टाइम वो मेंशन कर सकते हैं. अगर टेनेंट ने मना कर दिया या ही फेल्स टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द ट्रेसपासर, तो लैंडलॉर्ड सूट फाइल कर देगा अंडर सेक्शन 6 फॉर स्पीडी रेमेडी, और वो ये प्लीड करेगा जब सूट इंस्टीट्यूट करेगा कि ट्रेसपासर एज वेल एज टेनेंट्स दोनों को निकाला जाए यहाँ से.
इज इट क्लियर? सो कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया, टेक्निकल रीजंस दे दिए कि वो द एक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड की वो सूट इंस्टीट्यूट करें. सो बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेसपासर फिजिकल पोजेशन टेनेंट की डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर टेनेंट भी डिस्टर्ब कर रहा है रिवर्जनरी राइट ऑफ द पोजेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड वहां पे लैंडलॉर्ड की प्रोटेक्ट किया जाएगा. इज इट क्लियर? लैंडलॉर्ड को वहां पे प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो ये जो मैंने आपको बताया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, प्लीज राइट डाउन द साइटेशन. वीर जीवन दास, वीर जीवन दास वर्सेस मोहम्मद अली, वीर जीवन दास वर्सेस मोहम्मद अली, बॉम्बे हाई कोर्ट. इज इट क्लियर? नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है आए हैं हमारे. तो सूट है, देखो अभी केस लॉ से ही आपको ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट सेक्शन 6 का. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सूट है, अब हमें सेक्शन 6 में ये भी बोला गया है कि दैट हैज टू बी विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, कि जिस दिन से आपको निकाला गया है या आपके नॉलेज में आया है, जो भी इसमें से लेटर डेट है, दैट हैज टू बी फाइल्ड फॉर द रेमेडी अंडर सेक्शन 6 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. तो अब यहाँ पे क्या है, अगर पर्सन के पास, if a person has been served with legal notices और several ऐसा उसको लीगल नोटिस दे दिया है कि इस पर्सन को डिस्पोजेस कर दो, इन केस वेयर अ पर्सन हैज served legal notice on another, जिसको डिस्पोजेस किया गया है कि प्रेमिसेस को वकेट कर दो, लेकिन फिर भी वो प्रेमिसेस को वकेट नहीं कर रहा, दिस तो केस इंस्टीट्यूट होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 6 months. इज इट क्लियर? सो ये आर्ग्यू किया गया है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स है इसको ऑलरेडी इनिशिएट किया है बाय सर्विंग लीगल नोटिस, बट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि लीगल नोटिस कोई प्रोसीडिंग नहीं है, तो सूट को विद इन 6 मंथ्स ही आपको फाइल करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग सुरजीत सिंह वर्सेस सुजन निशांत, सुरजीत सिंह वर्सेस सुजन निशांत. तो इस केस में आपका क्या हुआ था कि जो पोजेशन थी, 2 रूम्स की पोजेशन थी, टेनेंट को दिए was given by tenant to the landlord for temporary periods of 2 months during the marriage. Is it clear? तो इसका मतलब क्या है आपका, जो मैंने अभी बोला है कि टेनेंट के पास एक प्रॉपर्टी थी, एक घर रेंट पे लिया था, लेकिन वहां पे लैंडलॉर्ड के बच्चे की शादी आ गई है, तो उसने 2 मंथ्स के लिए वो 2 रूम्स की पोजेशन लैंडलॉर्ड को दे दी है. इज इट क्लियर? फॉर कितने टाइम पीरियड के लिए दी है? 2 मंथ्स के लिए दी है. तो ये टेम्पररी पोजीशन दी थी. तो लैंडलॉर्ड उसके 2 महीने के बाद लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया कि ये उसको वो रूम्स की पोजीशन नहीं देगा. तो अब यहाँ पे क्या, सेक्शन 6 के अंडर स्पीडी रेमेडी के लिए टेनेंट ने केस फाइल कर दिया है लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट. नाउ यहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया कि वो कोई रेमेडी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन है वो कंसेंट के साथ दी गई थी. इसीलिए और सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा है कि जो आप डिस्पोजेस कर रहे हो, तो डिस्पोजेस विदाउट वो होना चाहिए आपका, डिस्पोजेस जो कर रहे हो आप, दैट वाज विदाउट द कंसेंट, लेकिन यहाँ पे तो टेनेंट ने खुद दिए थे, खुद उसको पोजेशन दी थी, तो यहाँ पे इस वजह से कोर्ट ने मना कर दिया कि वो उनको सेक्शन 6 के अंडर कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका कि जो नेचर ऑफ रिलीफ एंड रेमेडी, व्हाट इज दी. हाँ जी मैम, रेमेडी टेनेंट को नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी जी, क्योंकि हमने सेक्शन 6 में ये पढ़ा था ना, क्योंकि जो डिस्पोजेस है वो विदाउट कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टेनेंट ने खुद ही पोजेशन दी है कि तुम्हारे बच्चे की शादी है तो 2 रूम्स ले लो अगर तुम्हें चाहिए, और 2 मंथ्स के लिए दिए थे. तो फिर उसको जब मना, लैंडलॉर्ड ने दोबारा देने से मना कर दिया कि मैं आपको ये रूम्स की पोजेशन नहीं दूंगा, तो वहां पे टेनेंट ने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट किया. वहां पे कोर्ट ने भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जो सेक्शन 6 में आपने लिखा है विदाउट कंसेंट, लेकिन यहाँ पे तो कंसेंट के साथ 2 रूम्स दिए गए थे. इज इट क्लियर संदीप? यस मैम. ओके मैम, इस केस का नाम बताना मैम. केस का नाम है सुरजीत सिंह वर्सेस सुजन निशांत, सुरजीत सिंह वर्सेस सुजन निशांत. Now, what is the nature of relief and remedy under section 6? तो अब इसके जो सेक्शन 6 के अंदर हमारे पास रिलीफ और रेमेडी है, उसका नेचर क्या है. सो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन,
कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और नेचर है जो रेमेडी अंडर सेक्शन 6, ये बहुत नैरो और रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ जो हमें रिलीफ या रेमेडी मिल रही है जो कोर्ट ग्रांट करेगा वो क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द पोजेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ द पोजेशन बैक। सो कोई भी रेमेडी या इशू हमें एंटरटेन नहीं करेंगे यहाँ पे बाय द कोर्ट्स। देयरफॉर जो प्लेंटिफ है सेक्शन 6 के अंडर वो क्लेम नहीं देंगे। प्लेंटिफ देयरफॉर प्लेंटिफ अंडर सेक्शन 6 वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कोई भी रेमेडी जैसे कि मेजने प्रॉफिट की होगी है व्हिच मे हैव बीन अर्न्ड बाय द डिफेंडेंट, और ना ही कोर्ट प्रोवाइड करेगा कोई और रेमेडी फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो नेचर रिलीफ और रेमेडी का नेचर है सेक्शन 6 में वो बहुत नैरो और रिस्ट्रिक्टेड है। जो सिर्फ रिलीफ यहाँ पे रेमेडी मिली है जो कोर्ट ग्रांट करेंगे दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजेशन बैक। इज इट क्लियर? दैट इज कोर्ट कैन ग्रांट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ द पोजेशन, तो ये पोजेशन को वापस रिस्टोर करवा देंगे, कोई और रेमेडी यहाँ पे कोर्ट नहीं एंटरटेन करेगा। सपोज देयरफॉर जो प्लेंटिफ अगर है, प्लेंटिफ भी कोई और रेमेडी नहीं मांग सकते एक्सेप्ट पोजेशन के लिए, तो दे कैन नॉट क्लेम एनी अदर रेमेडी लाइक मेसने प्रॉफिट which may have been earned by the defendant. So ना ही कोर्ट है वो कोई और रेमेडी प्रोवाइड करेगा for any loss or damage caused to the property. Is it clear? Any doubt under section 6? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी हमने आपको प्लीज एक साइटेशन नोट कर लो आप। नेव्याली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस नरायो AIR 1965 मेड्रॉस, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द ज्यूरिडिकल पोजीशन वाला पॉइंट डिस्कस किया था, तो वो इसी केस में है। इज इट क्लियर? ज्यूरिडिकल पोजीशन वाला। नेक्स्ट, Messrs Patel Exhibitors Private Limited versus Bangalore City Corporation AIR 1968 कर्नाटका 1964। अब यहाँ पे भी कहा था कोर्ट्स ने कि जो प्रोटेक्शन जो कोर्ट अफोर्ड नहीं कर रहे हैं दैट इज नॉट ऑफ द पोजेशन, that is litigious possession and that cannot be compared with equated with lawful possession। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप फोर्सेबल डिस्पोजेशन नहीं कर सकते हो, इस फोर्सेबल पोजेशन नहीं, आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है, इवन लैंडलॉर्ड कैन नॉट टेक लॉ इन हिज ओन हैंड, वो फोर्सफुली टेनेंट पर विक्ट नहीं कर सकता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमने जो यहाँ पे हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इट मीन जो सेक्शन 6 है आपका, सेक्शन 6 वो फोर्सेबल डिस्पोजेशन को नहीं मानता है। इज इट क्लियर? सेक्शन 6 फोर्सेबल डिस्पोजेशन को नहीं मानता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन सेक्शन 6 नाउ? तो डिफरेंस जो है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में आपका क्या डिफरेंस है। नाउ अनदर केस लॉ दैट इज मुस्ताफा साहिब वर्सेस संथला पिलाई ILR 23 मेड्रॉस 179। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया था, जो सेक्शन 6 है वो could not be possibly to help to take away any remedy available with reference to well recognized doctrine। ठीक है, तो वो कोई भी रेमेडी नहीं ले सकता सेक्शन 6, क्योंकि जो एक हमारे पास डॉक्ट्राइन है वो डॉक्ट्राइन क्या है, possession in law is a substantive right or interest which exists and has legal incidents and advantages apart from the owner's title। वो possession क्या है, एक substantive right है, interest है जो exist कर रहे हैं, legal incidents है, advantage है apart from the owner's title। तो अगर जो plaintiff है वो क्या है, plaintiff अगर property के possession में part performance of a contract of sales और वहां पे section 53A transfer of property act की essential satisfied हो रही है, तो उनकी उसकी possession protect हो सकते हैं
कर सकते हैं इवन अगेंस्ट द ट्रू ओनर. इज इट क्लियर? तो सेक्शन 53A ऑफ टीपीए एंड सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इसमें क्या है, जो पोजीशन पर्सन इन पोजेशन है मे नॉट हैव द टाइटल टू द प्रॉपर्टी, दे मे नॉट हैव द टाइटल टू द प्रॉपर्टी, येट इफ अगर उसको पोजेशन में दिया गया है बाय द राइटफुल ओनर, तो जो उसकी पोजेशन किस तरह से प्रोटेक्ट होगी, पीसफुली प्रोटेक्ट होगी, नॉट अकॉर्डिंग टू द वायलेंस. इज इट क्लियर? So this was regarding section 5 and section 6. Now next क्या आ रहा है आपका section 7 and section 8. Now section 7 and section 8 में क्या है आपका, that is regarding the recovery of specific movable property. Remedy of specific movable property. Is it clear? तो यहाँ पे अगर आप section 7 देखोगे, a person, look at your parents, a person entitled to the possession. A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. अब यहाँ पे भी वही बात आ गई है कि जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड है पर्सन, उसकी पोजेशन के लिए इंटाइटल्ड है, तो वो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी को, बाय कोड ऑफ, जो कि मेथड हमें मैनर कहाँ पे दिया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया गया है, उसी तरह से ही ये यहाँ पे रिकवर करेगा पोजेशन. इज इट क्लियर? एज प्रिस्क्राइब्ड इन सीपीसी. और ये किस पर्सन को अवेलेबल होगी, जो इंटाइटल है, he is entitled to the possession of specific movable property. Guys, I am sending you another link, please join that.